दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनुराग दीक्षित मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुंच रही होगी। क्लास के विषय में बता देता हूं कि आज हम लोग ALP CBT 2 को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं और आज क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी बातचीत के। पहले प्रश्न से टाइमर के हिसाब से चलेंगे और निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सीखेंगे। कि आपने क्या सीखा ये लास्ट में आप मुझे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो क्वेश्चन होमवर्क में देंगे उसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये आपका पहला प्रश्न है, उम्मीद कर रहा हूँ कि दिख रहा होगा और आपका समय जो है वो शुरू हो जाता है। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए पहला प्रश्न आपके पास है, 1 से 200 के मध्य 6 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 4 के गुणज नहीं है। ठीक है, 1 से 200 के मध्य आपको 6 के ऐसे गुणज देखने हैं जो 4 के गुणज नहीं है। तो सबसे पहला काम यह है इस सवाल में कि आप 1 से 200 के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से डिवाइड हो रही हैं ये निकाल लीजिए। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि आप जो 1 लिखा है इसको भी 6 से डिवाइड कर लीजिए और जो 200 लिखा है इसको भी आप 6 से डिवाइड कर लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखो 6 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन नहीं होगा, ये विभाजन होगा ही नहीं। इसका मतलब ये कितनी बार विभाजित होगा? 0 बार। और 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये कितनी बार होगा? तो आप बोलोगे 6 तीजा 18 और 2 बचेगा 6 तीजा 18, 33 बार डिवाइड होगा। शेषफल क्या बचता है? यहां पर इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और 33 और 0 का अंतर मेरे प्यारे दोस्तों 33 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 200 के बीच में ऐसी 33 संख्याएं हैं जो कि 6 से विभाजित होंगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। जैसे 6 12 6 तीजा 18 6 चौको 24 और अगर मैं 200 से पहले की बात करूं तो 198 तक जो संख्या होगी ना, जैसे 198 है तो ये भी 6 से ही डिवाइड होगी। अब बात ये आती है कि इन संख्याओं में ऐसी संख्याएं जो 4 की गुणज ना हो उस पर ध्यान देना है। अब 4 की गुणज जैसे ये हो जाएगा 12, ये 4 का गुणज है। 24 ये 4 का गुणज हो जाएगा। 6 चौको 24 6 पंचे 30 6 छरंग 36 यहाँ पर आएगा। तो जो 36 होगा ना ये भी 4 का गुणज होगा। हमको 4 का गुणज नहीं लेना है, मतलब 12 इंक्लूड नहीं करना है, 24 नहीं करना है, 36 नहीं करना है। ऐसे आगे जितनी भी संख्याएं होंगी जो 4 के मल्टीपल में होंगी उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो बात ये आई कि सर क्या ऐसे लिख के हम निकालेंगे कि जो 4 से कट रही हैं उनको नहीं लिखेंगे? ऐसा लिख के तो नहीं कर सकते हैं। तो बोले सर कैसे? एक अगर आप बात गौर करते हैं तो अगर यहां देखें तो ये 12 है, ये 24 है, ये 36 है। 12 24 और 36 तीनों 12 का मल्टीपल है कि नहीं? 12 का गुणज। और ये 12 कहां से आएगा? ये 12 आएगा 12 6 और 4 का एलसीएम, ये 12 यहां से आएगा। अब ये देख लीजिए कि 200 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 के गुणज में आ रही हैं। जो 12 के गुणज में आएंगी वो 4 के गुणज में आएंगी और उनको शामिल नहीं करना। तो हमने यहां पर क्या किया कि 200 को मेरे प्यारे दोस्त 12 से डिवाइड कर, 12 एकम 12 हो जाएगा, यहां से 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 12 छंग 72, यानी कि 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो 6 का भी मल्टीपल होंगी, 4 का भी मल्टीपल होंगी। अब 4 का मल्टीपल तो हमें लेना नहीं था, मतलब इन संख्याओं को नहीं लेना है। तो ये जो टोटल 33 संख्याएं थी, इन 33 संख्याओं में हम किसको माइनस कर देंगे? 16 संख्याओं को माइनस कर देंगे तो अपने प्रश्न का आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा भाई? कि हमारे पास 1 से 200 के बीच में ऐसी 17 संख्याएं होंगी जो 6 के तो गुणज होंगे लेकिन 4 का गुणज नहीं होगा। तो सही जवाब क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, 17। ठीक है, सभी लोग कमेंट से ये जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बता देना कमेंट से। चलिए अगला क्वेश्चन, आपका समय शुरू हो जाता है, बताइएगा आंसर क्या होगा। देखें एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 3 और 5 जोड़ने पर यह 2/3 हो जाता है। 3 और 5 जोड़े अंश में और हर में तो 2/3 हो जाती है। इसके अंश और हर में क्रमशः 1 और 3 घटाया और जोड़ा जाता है। मतलब यह है कि 1 को घटाना है और 3 को क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, तो ये 2/5 हो जाती है। आपसे कह रहा है भिन्न का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त अमूमन क्या है ना, बच्चा किस प्रकार से करता है मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। बच्चा क्या करेगा? बोलेगा सर हमारे पास भिन्न हो गई x/y, एक भिन्न मान ली,
अगर इसके अंश में हम 3 जोड़ देते हैं और हर में हम 5 जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाती है 2/5 के 2/3 के बराबर। दूसरी कंडीशन क्या यूज करेगा, दूसरी कंडीशन यूज करेगा कि अगर इसके अंश में हम 1 घटा लें और हर में 3 जोड़ दें तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है 2/5। और भिन्न हमने क्या मान रखी है, x/y। अब x और y की जब ये दो कंडीशन बन गई तो बच्चा इनको करता है सॉल्व, है ना। एक ये सॉल्व करेगा, एक ये सॉल्व करेगा, तो यहां से भी आपको एक्स वाई की एक समीकरण मिलेगा और यहां से भी आपको एक्स वाई का एक समीकरण मिलेगा। फिर उन दोनों समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा, तब कहीं जाके एक्स और वाई के मान आएंगे। तो क्या ये उचित रहेगा कि आप इतना जद्दोजहद, इतनी मेहनत एक सवाल के लिए करें कि आप एग्जाम में ये करें? ये नहीं करना है। क्या करना है, मैं आपका तरीका समझिए। ऐसा कोई भी सवाल कभी भी आए, आप ऑप्शन का सहारा लीजिए। अब कौन सा ऑप्शन का सहारा लेना है ये तो पता नहीं है, तो जैसे पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूं कि 7/5 लिखा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अंश में इसके 3 जोड़ना है और हर में 5 जोड़ना है। अंश में 3 जोड़ेंगे, हर में 5 जोड़ेंगे तो ये 10/10 हो जाएगा। 10/10 का रेशियो 1 और 1 आएगा और यहां पर क्या आना चाहिए, 2/3। तो इससे तो काम बना नहीं ना, इससे काम बना नहीं, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। यहीं पर देखो, 3 जोड़ोगे तो ये 10 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ोगे तो ये 11 हो जाएगा। 10/11 का रेशियो कभी भी 2/3 नहीं हो सकता है। ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, अंश में 3 जोड़िए, हर में 5 जोड़िए। अंश में 3 जोड़ लेते हैं, हर में 5 जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9/12। अब 9/12 का अगर आप रेशियो चेक करते हैं तो 3 त्रिका 9 होगा और 3 चौको 12 होगा, 3/4 होगा। यहाँ पर 2/3 है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। तो एक जो बचा होगा वही अपना करेक्ट आंसर रहेगा कि सर यही करेक्ट आंसर होगा, इसके अलावा, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं। मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। किस अप्रोच के साथ एग्जाम में हमें काम करना होता है, ये बहुत जरूरी होती है। और अगर आप मेरे तरीके जो क्लास में मैं सिखाता हूं इसको सीखेंगे नहीं तो फायदा थोड़ा कम हो पाएगा। सिखा तो मैं दूंगा, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो 100 में से 50% तो मैं आपको ऐसे ही घुसेड़ दूंगा दिमाग में। लेकिन अगर आप वो 50% छोड़ेंगे ना तो पूरा फायदा नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। देखिए, इसमें सबसे छोटी करणी पूछी गई है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये एक प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना कि इस सवाल में आपको हर एक संख्या का वर्गमूल नहीं निकालना है, और अगर आप वर्गमूल निकालने लग गए तो ये आपके लिए टाइम टेकिंग होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है उसको जरा समझिएगा। देखो, अगर आपके पास मान लीजिए 2 करणी लिखी है, एक लिखी है √a - √b, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और दूसरी लिखी है √c - √d, ठीक है। क्या लिखी है, पहली अगर √a - √b लिख ली, दूसरी √c - √d लिख ली। अब क्या है कि अगर यहां पर इस पर a और b का जो डिफरेंस है और यहां पर c और d का जो डिफरेंस है, c और d का जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस मतलब ये अंतर अगर बराबर आ जाता है, अगर ये डिफरेंस बराबर आ जाता है तो क्या करते हैं, तो आपको बड़ा और छोटा देखने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां पर a का गुणा b में कर लेना होगा और यहां पर c का गुणा d में कर लेना होगा। ये तब की नहीं बात है, ये तब की बात है जब सभी में अंतर बराबर आ रहा है। जैसे यहां पर आप अंतर देखेंगे तो 2 है, यहां पर अंतर देखेंगे तो 2 है, यहां पर अंतर देखेंगे तो 2 है, और यहां पे भी अंतर देखेंगे तो 2। ठीक, सब जगह अंतर बराबर है। अगर अंतर बराबर होगा तभी गुणा करिएगा, अंतर बराबर नहीं है तो क्या करना है अभी बता देता हूं, ठीक है। अब आपने ये देख लिया कि अंतर बराबर आ गया सबका, बोले सर अब गुणा करना है। और सिंपल सी बात मेरे प्यारे दोस्त, जब बीच में साइन माइनस का लगा हो, माइनस चिन्ह लगा हो, इस बात को नोट कर लीजिएगा, तो जो गुणनफल सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो होगा, सबसे बड़ा जो गुणनफल होगा उसकी करणी सबसे छोटी होगी। सबसे बड़े गुणनखंड की जो करणी होगी वो कैसी होगी, वो स्मॉलेस्ट होगी, यानी सबसे छोटी होगी। ये बात आपको याद रखना। अब यहां पर ये बात तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि किसका गुणनफल सबसे बड़ा है। 301 299 का गुणा, 101 99 का गुणा, 401 399 का गुणा और 201 199 के गुणनफल में सबसे बड़ा गुणनफल इसका होगा, क्योंकि इसमें संख्याएं सबसे ज्यादा है।
और क्योंकि माइनस लगा था तो जिसका गुणनफल सबसे बड़ा होगा वो करणी सबसे छोटी होगी, यानी सबसे छोटी करणी कौन सी है, ये है। अगर यहां पूछ दिया जाता कि सबसे बड़ी करणी कौन सी है, तो जिसका गुणनफल सबसे छोटा होता है, यानी ये वाली। अगर इसका गुणनफल देखते तो सबसे छोटा आता ना, तो सबसे बड़ी करणी यहां पर ये होती। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। और कई बार क्या होगा कि डिफरेंस बराबर नहीं आएगा, तो जिसका डिफरेंस सबसे छोटा वो करणी सबसे बड़ी, जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा वो करणी सबसे छोटी। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, प्योर कॉन्सेप्ट है, ठीक। क्योंकि अगर आप इसमें वर्गमूल निकाल कर इसको सॉल्व करने लग गए तो ये सवाल बहुत टाइम लेगा और कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। आज मैंने बोला ना, मैंने लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है, अब किया है, उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 1215 दिया हुआ है, उनका HCF मासापा 81 दिया है, 81। अगर संख्याएं 500 और 700 है, ठीक है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, बड़े मजेदार चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। सपोज करिए कि हमारे पास अगर एक संख्या a होती और एक संख्या b होती, तो इसका व्युत्क्रम क्या आता? तो आप बोलोगे 1/a होता, इसका व्युत्क्रम 1/b होता। अगर दोनों का योगफल मैं निकालता तो ऊपर हमारे पास आ जाता b + a और नीचे हमारे पास आ जाता ab। करेक्ट है ना? यही आता, आप बोलोगे। तो जो भी दोनों संख्याएं आएंगी, जो दोनों संख्याएं आएंगी उसका गुणनफल नीचे होगा और उन दोनों संख्याओं का योगफल ऊपर होगा। अब एक मजे की बात और सरलता भरी बात यहां पर यह है कि हमें यह बता दिया गया है कि दोनों संख्याएं 500 से 700 के बीच में होंगी और उनका HCF 81 होगा, यानी संख्या 81 से कटने वाली होगी। अब 500 के बाद 81 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, ये निकालना बिल्कुल आसान है। जैसे अगर हम इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 500 तक नहीं पहुंचेंगे, 7 का गुणा हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। पहली संख्या 567 आ गई। दूसरी संख्या 700 के भीतर रहनी चाहिए, अंदर रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 81 में 8 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं कि 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 648 और पहली संख्या क्या आ गई? 567। ये 81 गुणे 7 है, ये 81 गुणे 8 है, और कुछ तो है नहीं। बोले नहीं है सर। मैंने कहा बस अब काम हो गया? बोले हाँ। यानी ऊपर हमारे पास क्या रहेगा? दोनों का योगफल, दोनों का योगफल मतलब 567 प्लस 648। 81 यहां से कॉमन ले सकते हैं तो अंदर आ जाएगा 7 + 8 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? दोनों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब 81 गुणे 7 ऐसे लिख लो। और अगर एलसीएम लेते हो तो आगे हमारे पास क्या आएगा? जैसे ए और बी का हमने एलसीएम ले रखा, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। ये अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आगे आते हैं, देखना 81 गुणे 7 और 81 गुणे 8 ये रहेगा अपने पास। बोले हाँ सर ये रहेगा। इसका फायदा क्या है मित्र? आप देखो तो 81 से एक 81 खत्म हो जाएगा। नॉर्मली देखना, सोचना 8 7 15, 15 को अगर हम 3 से काट दें तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 3 से अगर हम इसको काट देंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। ऊपर 5 आना तय है। देखो पहले ऑप्शन में किसमें ऊपर 5 है? अरे तो सारे ऑप्शन में ऊपर 5 है। बोले अब नीचे का गुणा करना है, और नीचे भी इकाई का गुणा करना। 7 × 7 = 49, 9 × 9 = 72, यानी नीचे जो संख्या आएगी उसकी इकाई में 2 होगा। इकाई में 2 होगा तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। पूछे क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त 8 × 7 = 56, 56 का गुणा 27 में करेंगे तो 1000 से ऊपर तो हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन आपके पास रहेगा जो आपका आंसर हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता। आप कैलकुलेशन के तरीके को समझना कि अगर ये एक लाइन का सवाल आपके एग्जाम में आया तो आप किस तरीके से अपनी सोच को आगे बढ़ा पाए, ठीक है, ये बहुत जरूरी रहेगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट आ गया है, बताइएगा उत्तर क्या रहेगा इस प्रश्न का। सभी लोग कोशिश करिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड करके आंसर निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर ये देख पा रहे हो आप, ये लिखा है x + 1/y का होल स्क्वायर माइनस x - 1/y का होल स्क्वायर। इसको एक बात से ऐसे समझो कि ये आपके पास लिखा है a + b का होल स्क्वायर और माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं ना कि a + b का होल स्क्वायर,
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो रिजल्ट होता है ये आपको याद होने चाहिए, ये रिजल्ट होता है 4ab के बराबर। तो बस इतना ही काम करना है, जैसे 1/8 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 तो आएगा ही आएगा, a की जगह x आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा 1/y आ जाएगा। तो बस सवाल खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, x/2y आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बस इतना सा ही चीजों को ध्यान रखनी है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये आपको याद भी रखने हैं, नोट्स भी बनाना है और इसकी प्रैक्टिस भी करते रहनी है, ठीक है। ये देखो कितना बढ़िया सा सवाल आ गया है आपके सामने, कोशिश करिएगा सब लोग आंसर देने की। बताएं आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है 5 + 5 + 5 और ये कितनी बार, ये 200 बार तक। अच्छा जी, फिर उसके बाद 8 + 8 + 8 ये कितनी बार, तो ये भी 100 बार तक। इन सब का औसत हमको चाहिए था। अगर आप ध्यान से समझे तो ये सवाल मुंह जवानी रहेगा और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अगर मुंह ध्यान से समझा हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं अगर आपको ये बोलूं कि 5 + 5 + 5 ये 3 बार लिखा हो तो इसका योगफल कितना आएगा, तो जवाब में ये तो बिल्कुल सभी लोग बता लोगे कि सर ये तो 15 होगा। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल होगा। अच्छा, ये जो 5 3 बार लिख कर हमने जोड़ा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख ही सकता था ना कि 5 है, कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो 5 × 3 भी तो 15 होगा ना, नहीं होगा, होगा ना। यही काम यहां पर करना है तेजी से। 5 कितनी बार लिखा है, 200 बार, तो 5 × 200 का मतलब 1000 आपको यहां से मिल जाएगा, मिल जाएगा। यहां पर आपके पास 8 लिखा है, कितनी बार, 100 बार, 100 × 100 8 × 100 800 ये मिल गया। 1000 यहां से मिला, 800 यहां से मिला, दोनों को जोड़ेंगे तो 1800 हो जाएगा, यानी सभी संख्याओं का योग हो गया 1800। अब देखो संख्याएं कितनी है, 200 बार यहां पर 5 आया है और 100 बार यहां पर 8 आया है, तो 200 और 100 300 संख्याएं हो गई, तो बटे में आ जाएगा 300। तो 1800 बटे 300 का मतलब आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म हो गई, इतनी सी बात थी सवाल में, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, है ना। ये देखिए, ये एक बढ़िया सवाल है। बढ़िया क्यों है, ये आप सवाल पढ़ने के बाद खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि ये बढ़िया मैं क्यों बोल रहा हूं, सर इस सवाल को अच्छा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, ठीक है। सवाल आप पढ़ लो। x 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है और y 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती पद है, तो 2x रेशियो y कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि मैंने इसको बढ़िया क्यों कहा। बढ़िया कहने के पीछे का रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि इसमें जो डेटा दिया हुआ है प्रश्नों का वो बड़ा बढ़िया है। अब इसको कैसे सुलझाया जाना है ये आप देखो। अब आप ये बात तो बिल्कुल जानते होंगे कि दो अगर संख्याएं दी हैं तो दो संख्याओं का मध्य अनुपाती क्या होगा, रूट ऑफ उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल यानी गुणनफल, ये होता है मध्य अनुपाती, करेक्ट। तो इसका मतलब है 12.8 और 64.8 का गुणा करके वर्गमूल लेना है। अब देखो जरा भाई, मैं ये कह रहा हूं भाई 12.8 को आप कैसे लिख सकते हो, 64 दूनी 128 होता है ना, तो इसको आप 64 × 0.2 लिख सकते हो। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि यहां से 64 का वर्गमूल आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसको देखो, इसको ये आपको 64.8 लिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 81 गुणे में 0.8 लिख सकते हो ना। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, वेरी गुड। 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा। और ध्यान से सुनना, 8 दूनी कितना होगा 16, 2 अंक पर दशमलव लगेंगे, 0.16 बन जाएगा, और जब वर्गमूल लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.4 आ जाएगा, आ जाएगा। यानी ये इसका मिड रेशियो हो गया, मध्य अनुपाती हो गया, ठीक है। अब आते हैं तृतीय अनुपाती पर, इस वाले पे। जैसे हमारे पास दो पद लिखे हैं कि a और b दो संख्याएं लिखी हैं, तो इसका थर्ड रेशियो क्या होगा, तो बाद वाली जो संख्या होती है उसका वर्ग करके पहले वाली से भाग दे लेते हैं, ये इसका थर्ड रेशियो होता है, तृतीय अनुपाती होता है ना। बस सवाल खत्म हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इसका तृतीय अनुपाती निकालने के लिए 57.6 गुणे 57.6 और बटे में क्या देख लेंगे, बटे में आप देख लेंगे 38.4। अब ये देखिए कि यहां पर कोई संख्या किसी से डिवाइड होती दिख रही, तो आप बोलोगे हाँ सर। अगर आपको थोड़ा बहुत स्क्वायर रूट स्क्वायर पता रहेंगे, याद होंगे, तो आप इसमें काम बना लोगे। कैसे, बोले सर ये 24 का स्क्वायर है, अगर दशमलव नहीं होता तो ये 24 का स्क्वायर होता।
हाँ सर होता। ये दशमलव दशमलव एक अंक पे खत्म कर देना, 24 से 24 बार में ये खत्म हो गया। 24 से इसको काटिए तो 24 एकम 24, 14 बचेगा, 24 गुणे 6 144, ये हो गया। ठीक है, 16 से देखिए ये कट रहा है क्या, तो आप बोलोगे 16 तीजा 48 हो जाएगा, 9 बचेगा, 16 छक्के 96 हो जाएगा, 3.6 बार में ये कट गया। यानी हमारे पास तृतीय अनुपाती क्या आया, तृतीय अनुपाती आया 3.6 गुणे में 24, ये आ गया थर्ड रेशियो। अब इन्हीं दोनों का हमको अनुपात लेना है, लेकिन ये देखकर कि यहाँ पर 2x, y है, ये जो x आया था इसमें 2 का गुणा और होगा, और अब इनका रेशियो लेना है, अब रेशियो लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्त एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, 24 से 24 का गेम खत्म करते हैं, 8 यहां से खत्म हो जाएगा, 3 यहां बचेगा, हाँ सर बच जाएगा। उसके बाद गौर से सुनना जरा, 3 गुणे 4 12 होता है, 1.2 आएगा, 1.2 से 3.6 को काट लेंगे 3 बार में। अब यहाँ पर सिर्फ 2 बचा रहेगा, यहाँ पर 3 बचा रहेगा, रेशियो क्या आ जाएगा 2:3, ये आपका आंसर हो। इस सवाल को अगर आप बहुत बड़े स्टेप में करते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल तो ऐसा है कि मजेदार है, लेकिन फिर अगर आप बड़ा करेंगे ना तो फिर दिक्कत होगी, एग्जाम इतना टाइम आपको नहीं देगा। मैंने पहले ही कहा आज क्वेश्चन का लेवल हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, थोड़ा सा चिन्नी सा, लेकिन उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखिए सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वर्ष में अपनी इनकम का 30% सेव करता है। ठीक है, करने दीजिए, अच्छी बात है ना, बचाना भी चाहिए। और यदि वह उतनी ही राशि 8 महीने में बचाना चाहता है, कितने महीने में, 8 महीने में, तो उसे अपने मासिक आय कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। इस बात को ध्यान से समझना, मासिक बचत कितने % बढ़ानी चाहिए ये पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि उसकी अब मासिक बचत क्या होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखो भाई, एक वर्ष का मतलब 12 महीने, तो अगर कोई व्यक्ति 12 महीने में 30% बचाता है, कितने % बचाता है, 30%, है ना। तो चीजें सेम रखने के लिए उतनी ही राशि अगर ये 8 महीने में बचाना चाहिए, ये 30% 8 महीने में बचाना चाहिए। अब समय हो गया 8 महीने का और बचाना ये 30% ही चाहता है, बहुत ध्यान से सुनना। तो अब टाइम का रेशियो देखिए कि 4 3 12 से 4 दूनी 8, टाइम का रेशियो हो गया 3 से 2 का। तो जो सेविंग होनी चाहिए ना उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 2 से 3 का, बाई सर। और अगर मैं यहां देख रहा हूं कि ये सेविंग 30% है जो कि 2 के बराबर है, तो 2 का मान अगर 30 है, 1 का मान 15 होगा, 3 का मान कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, 45। यानी अब उसकी सेविंग कितनी है, 45%। तो कह रहा है कितनी सेविंग बढ़ गई, कितनी सेविंग बढ़ी। तो अगर सेविंग 30 से 45 हो रही है, यानी 2 से 3 हो रही है, 15 दूनी 30, 15 से 45, 2 से 3 ही तो हुई, कितनी बढ़ी, तो बोलोगे 1 बढ़ी है, किस पे बढ़ी है, 2 पर, और 1/2 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, 50% होता है। यानी उसकी सेविंग, उसको बचत, उसको कितने % बढ़ानी पड़ेगी, तो जवाब होगा सर 50% बढ़ानी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों का ये सही हुआ है, ईमानदारी के साथ बताना। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। मेरिट की आप वो देख ही रहे हो, पराकाष्ठा हो चुकी है CBT 1 में, तो अब अपने लेवल को आप भी बढ़ा ही लीजिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मैं तो बढ़ा दूंगा, मुझे ये बताइए क्या क्वेश्चन है और क्या इसका आपका आंसर रहने वाला है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 की कीमत पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है और दूसरी पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने का लाभ या हानि हुई है, ये आपको यहाँ पर सवाल में बताना है। मेरे प्यारे भाई ये भी सवाल अच्छा है, समझने की बात है। देखिए पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है, अगर मैं उसको CP1 मान लेता हूं और इसको अगर ये कितने % के, 18% के लाभ पर बेच रहा है, तो ये 118% का बिका होगा। आप बोलोगे हाँ सर करेक्ट। दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य को मैं CP2 मान लेता हूं, इसे 12% की हानि पर बेचा गया है, तो ये 88% का बिका होगा। बिकी होगी 88% की, आप बोलोगे हाँ सर बिकी होगी। अच्छा ये भी बात समझिए, कहता है कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो अगर दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है तो मैं इनको तो बराबर करूंगा ही, क्योंकि विक्रय मूल्य है दोनों। अब यहां से जानते हैं हमें मिलेगा क्या। हालांकि ये जो स्टेप मैं अभी आपके लिए लिख रहा हूं ना, ये आपको नहीं लिखना है,
यहां से दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का रेशियो मिल जाएगा कि ये 88 के रेशियो में होगी, ये 118 के रेशियो में होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये 88 के रेशियो में होगी, ये 118 के रेशियो में होगी। दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? प्रत्येक का विक्रय मूल्य 10,384, यानी ये 10,000 के आसपास है। तो पहली पर लाभ लेंगे तो 10,000 के आसपास पहुंचे, 384 के पास पहुंचे। दूसरे को हानि करेंगे तब वो 10,384 के पास पहुंचे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इन दोनों को 10,000 के आसपास पहुंचाने के लिए मैं इसमें 2 जीरो बढ़ा लेता हूं, इसमें 2 जीरो बढ़ा लेता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि ये हमारा 8800 होगा और ये 118 होगा, डैम श्योर लिख के लीजिए, ठीक है। अब कहता है कि दोनों के लिए लाभ और हानि कितने रुपए की होगी। तो आप ये समझो कि अगर दोनों के क्रय मूल्य हमें पता, तो दोनों के क्रय मूल्य यहां अगर जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 8 8 16, 8 और एक 9 और एक 10 के जीरो हासिल लगेगा, एक 20,000। तो दोनों का क्रय मूल्य हो जाएगा संयुक्त क्रय मूल्य। और दोनों का विक्रय मूल्य कितना होगा? अगर एक का 10,384 है तो दोनों के लिए 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 के 6, 2 3 6 और 1 7 और 10 दूनी 20, ये विक्रय मूल्य होगा। यानी दोनों वस्तुएं खरीदी कितने की थी? 20,600 की। दोनों वस्तुएं बेची कितने की? 20,768 की। तो फायदा दिख रहा है ना, यहां से कितना फायदा दिख रहा है? बोले सर 600 से 768 होने का मतलब 168 रुपए का फायदा है, और ये आपका आंसर है। अब इस सवाल को मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आपने कैसे किया है या आप कैसे सोच रहे थे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। कहीं आप ऐसे सोच रहे हो कि ये 118% के बराबर करके यहां से 100 का मान निकालें, फिर किसी को 88% के बराबर करके यहां से 100 का मान निकालें। मेरे भाई आप फिर बहुत पीछे सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचकर आंसर देके आगे बढ़ जाएंगे और फिर आपको ये लगेगा काश ये मुझे पता होता, है ना। तो पता है आपको, आप अगर सही से पढ़ते हो, है ना। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर 10वां। 750 रुपए की चीज, ये बत्तू नहीं है, चीज है। चीज मतलब वो जो बेल्ट करके आजकल खूब नहीं डाला जाने लगा है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है स्वास्थ्य के लिए, हार्ट ब्लॉक कर देता है, हार्ट अटैक वाला चीज, वो चीज है ये। सफेद सफेद होता है, बढ़ता है साला, एकदम चोखा बाटी खाओ तो मजे की चीज है। ये साला चीज आदमी को आजकल खिला रहा है, फास्ट फूड ने ऐसा लाइफ बर्बाद कर रखा है, बता नहीं सकता। 750 रुपए चीज के टिन पर 8% का डिस्काउंट दिया जाता है और 1250 रुपए चीज के टिन पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। यदि हम चीज के 5 टिन और बटर के 3 टिन खरीदते हैं तो हमें प्रभावी छूट कितनी मिलेगी? बहुत सुंदर क्वेश्चन। अब आप एक चीज को ध्यान देखो, 750 रुपए की जो चीज है उस पर 8% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 750 का 8% कितना होगा? 750 का 1% 7.5, 2% 15, तो 8% 15 चौको 60। जो चीज 750 की है उस पर 60 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा एक टिन पर। 1250 की चीज पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 1250 का 10% होता है 125, तो 20% कितना होगा? 250। यानी इस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है एक टिन पर वो 250। अब चीज के कितने टिन खरीदे गए? 5 टिन खरीदे गए। और बटर के कितने टिन खरीदे गए? 3 टिन खरीदे गए। तो हमें टोटल डिस्काउंट यहां से मिला 300 का और यहां से मिला 750 का। तो अगर हम टोटल डिस्काउंट जोड़े तो हमारे पास हो जाएगा 1050 रुपए। ये टोटल डिस्काउंट हो गया जो हमें मिलेगा। अभी मिला किस पर? भाई चीज के 5 टिन थे और 75 गुणे 5 375 होता है। अगर हम 75 में एक टिन अगर 75 का है तो 5 टिन अगर खरीदेंगे तो 375 का मतलब 3750 रुपए के 5 टिन होंगे, है ना भाई। बटर का एक टिन 1250 का है, 3 टिन ये भी खरीदे जाते हैं। 1250 गुणे 3 का मतलब 3750 रुपए का ये भी हो जाएगा। तीन दोनों को जोड़ेंगे तो 7500 हो जाएगा। यानी खरीदारी करी 7500 की और उस पर डिस्काउंट कितना है? 1050 का। तो 7500 पर 1050 का अगर डिस्काउंट रहेगा तो ये कितने परसेंट है ये आपको बताने का था। समझ पाए? ये देखो खत्म हो गया। 25 से काट देंगे 3 बार, 25 से इसको काट लेंगे, 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 42/3 का मतलब डिस्काउंट का परसेंट कितना रहेगा भाई? 14% का डिस्काउंट रहेगा। सी आपका सही जवाब होगा। ईमानदारी से बताइएगा कि ये सवाल कितने बच्चों का सही हुआ है। और दूसरी बात भाई, सवाल नंबर 10वां, किन बच्चों ने इस सवाल को ऐसे किया है?
मतलब इतना कम लिख कर। हालांकि मैं आपसे ये निवेदन अभी इसके बाद भी करूंगा कि आप इसमें ये स्टेप भी स्किप कर सकते हैं, इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की, ठीक है ना। ये बताइए अगला सवाल, देखिए प्रश्न का उत्तर क्या देंगे आप, बताए भाई क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 तथा समान अवधि के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1800 का ऋण लेता है। उसने ब्याज के रूप में कुल 1380 का भुगतान किया है, तो ऋण की समय अवधि क्या होगी, मतलब कितने साल के लिए कितने समय के लिए ऋण लिया गया। मैं ये कह रहा हूं भाई 8% अगर हम 1200 का निकालेंगे तो 12 8 96 हो जाएगा, ये 96 रुपए इंटरेस्ट देगा एक साल में। और अगर 10% निकालें 1800 का तो इसका 1800 का 10% 180 हो जाएगा, यानी ये जो राशि होगी 10% की दर से एक साल में 180 रुपए का ब्याज देगी। तो टोटल हमें ब्याज कितना मिलेगा एक साल में, तो आपका जवाब होगा 276 रुपए। ये एक साल का ब्याज होगा दोनों से मिलाकर। अच्छा भाई साहब, हमें टोटल ब्याज मिला था 1380 का, एक साल में कितना मिलता है 276। बहुत ध्यान से सुनना, 276 का आधा होता है 138, कि अगर 138 से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, इसका मतलब 2 से और काटने के बाद ये 5 बार में कट जाएगा। तो जो समय रहेगा ना, कि किस समय की अवधि के लिए ऐसा हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा 5 वर्ष की अवधि के लिए हुआ। अब इससे कम इससे सरल क्या ही हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। ये बताइए सवाल नंबर 12 क्या आंसर देंगे, कोशिश करिए सभी लोग, है ना। 12,500 पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही की गणना करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या अंतर आएगा। तो मेरे प्यारे भाई ये तो सवाल बहुत ही सरल हो गया। देखो छमाही का मतलब क्या हो जाएगा, एक साल में 2 6 महीने के पेयर बनते हैं ना, और छमाही में रेट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट आधी हो जाती है, यानी कि ये बन जाएगी 4%। 4% का मान क्या होता है 1/25, यानी कि अगर आपका मूलधन 25 के रेशियो में है तो एक साल में उसके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर पड़ेगा वो 1 के अनुपात में पड़ेगा, 1 वर्ष, है ना। और यहां पर छमाही का मतलब क्या हो गया, 2 वर्ष हो जाएंगे भाई, 6 महीने का एक पेयर, 6 महीने का दूसरा पेयर, तो 2 पेयर हो गए ना। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, 1/25 का स्क्वायर करेंगे तो 1/625 हो जाएगा, यानी अब मूलधन 625 के अनुपात में होगा और अंतर जो है 1 के रेशियो में होगा, है ना। तो 1/625, अब 625 का मान अपने पास दिया है सवाल के हिसाब से 12,500 रुपए, 625 दूनी 1250 होता है, तो जब इसको काटोगे तो 1 का मान आपके पास 20 आ जाएगा। 625 से 12,500 काटोगे तो 20 ही तो आएगा, और वो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, यानी जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 20 रुपए का पड़ेगा। कई बच्चे इसी सवाल को कैसे करेंगे कि सही साधारण ब्याज तो 8% होगा, है ना, लेकिन अगर इसे हम छमाही कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट ईयर 4% मिलेगा, ब्याज दर आधी होने के बाद सेकेंड ईयर में 4% मिलेगा, और 4 का 4% यानी 0.16% और मिलेगा। तो जो अंतर दिखाई देगा वो अंतर सिर्फ इतना ही तो रहेगा। अब कुछ बच्चे ये भी करेंगे कि 12,500 का 0.16% निकालेंगे, बिल्कुल सही कर रहा हो, लेकिन अगर इसे मुंह जवानी कैलकुलेट कर सकते हो तो ऐसे कर लेना, ठीक रहेगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए ऊपर वाली ट्रिक ज्यादा सही रहेगी, ऊपर वाला तरीका ज्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरा सजेशन है आपको, ठीक है। ये बताएं अगला सवाल, बहुत सुंदर सुंदर से सवाल है, बड़े मजेदार से क्वेश्चन है। उम्मीद ये है कि आप इस काबिल हो चुके होंगे पढ़ाई करके, क्योंकि CBT 1 क्लियर किया है, CBT 2 के लिए पढ़ रहे हो, ये सब निकाल लोगे, कर पा रहे होगे समय से ना, 25 सेकंड 30 सेकंड में सारे सवाल हो रहे होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूं ना। चलिए, KL तथा M 15, 20 और 27 के अनुपात में राशि का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 10,230 का प्रॉफिट कमा लेते हैं तो K और L के हिस्सों के मध्य का अंतर क्या है। K और L के हिस्सों के मध्य का अंतर जो है ना वो 5 के रेशियो में है। ये बात बहुत बात की, पहले तो समय चूंकि सेम है तो जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा, 10, 15, 35, 20, 55 और 7, 62 के रेशियो में प्रॉफिट होगा, है ना। समझ पाए ना,
15, 10, 35, 20, 55 और 7, 62 के रेशियो में टोटल प्रॉफिट होगा, जो कितने रुपए के बराबर है, जो बराबर है 10,230 रुपए के बराबर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आपसे पूछा है के और एल के जो प्रॉफिट होंगे उनके मध्य का अंतर। तो इनके मध्य का जो अंतर होगा वो इनके रेशियो के मध्य के अंतर के ही तो बराबर होगा, यानी कितने के, 5 के। तो ये रहेगा 5। अब 31 से डिवीजन करके गेम खत्म कर लीजिए, बहुत ध्यान से। 31 दूनी 62 रहेगा, 31 तिहाई 93 हो जाएगा, और यहां से बचेगा 31 तिहाई 93। और गुणे गुणे में क्यों, जीरो लगाई था ना, चाहो तो जो जीरो लगा था उसको 2 से काटकर 5 यहां लिख सकते हो। ठीक भाई, 2 से काटोगे यही आएगा। तो 5 पचम 25 गुणे 3, तो 750 और 75 को अगर जोड़ोगे तो 825 आपका उत्तर हो जाएगा। यानी के और एल के हिस्सों के मध्य का अंतर कितना होगा, 825 रुपए। सिंपल, सिर्फ एक लाइन में इस सवाल को निपटाना था। 33 गुणे 25, 875, काम खत्म हो गया। अब अगर आप इससे ज्यादा इसमें कुछ किए हैं या सोचे हैं, सोच तो सकते हो, खैर करना नहीं था, है ना। ये बताओ, आइए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। क्या आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14। एक बर्तन में एसिड और वाटर है, जल और अम्ल है, इसका 32 लीटर का घोल है। अब इसमें अम्ल और जल का जो रेशियो है ना वो 5 और 3 दे रखा है। आगे कहता है कि जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाला जाता है, घोल का मतलब समझते हैं, जिसमें एसिड और वाटर दोनों रहेगा, तो अब बर्तन में 7.5 लीटर वाटर और ऐड कर दिया गया। तो कह रहा प्राप्त घोल में अम्ल और जल का रेशियो क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इसको देखो करना कैसे होता है। पहले एक बात को जान लीजिए कि आपने ये तो पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप नोट कर लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास वेसल है और उस वेसल में कोई 2 लिक्विड है जिनका रेशियो एक्स और वाई है, 2 रेशियो है एक्स और वाई। अब अगर इससे मैं कुछ निकाल लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर इससे मैं कुछ निकाल लेता हूं तो रेशियो कितना होगा, जो निकाला गया होगा ना वो भी एक्स और वाई के रेशियो में निकला होगा। इसके बाद जो बचा रहेगा, जो बचा रहेगा वो भी इसी रेशियो में ही बचा रहेगा, यानी एक्स और वाई के ही रेशियो में बचा रहेगा। इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आती है। ये हमेशा याद रखना, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सर इसका यूज होगा क्या इसमें, अरे भाई यूज तो होगा ही होगा। कैसे यूज होगा वो देख लीजिए। आपके पास 32 लीटर का टोटल सोल्यूशन था, उस सोल्यूशन में क्या क्या है, उस सोल्यूशन में एसिड है और वाटर है। बात ध्यान से समझिएगा, ये किस रेशियो में है, ये है 5 और 3 के रेशियो में। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से सुनना। अब इसमें ये किया गया कि इस 32 लीटर में से 12 लीटर हमने निकाल लिया, तो बचा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 20 लीटर बचा होगा, टोटल मिक्सचर 20 लीटर बचा। भाई जो बचा है ना वो भी तो 5 और 3 के ही रेशियो में बचा है ना, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, ये भी 5 और 3 के ही रेशियो में बचा रहेगा। बोले हाँ सर। अब अगर ये 5 और 3 के रेशियो में बचा रहा तो इसमें 5 के वैल्यू कितनी है, 3 की कितनी है, जरा इसको चेक करो एक बार। भाई टोटल मिलकर 8 हो रहा है, 8 में 5 जो है वो एसिड है, किसका, 20 का, और इस 8 में से 3 क्या है, वाटर है, किसका हिस्सा, 20 का हिस्सा। ये रेशियो हमारे पास बचने के बाद आए, 12 लीटर जब निकल गया। अभी एक पॉइंट इसमें और देखना है। बोले सर क्या देखना है, एक पॉइंट बच्चा ये देखना है कि इसमें अभी 7.5 लीटर पानी ऐड करना, तो जहां वाटर है ना उसी में ऐड करना, एसिड में नहीं करना। ये एसिड वाला हिस्सा चल रहा है, ये वाटर का हिस्सा चल रहा है, इसमें 7.5 लीटर पानी हमने लो ऐड कर दिया। कोई दिक्कत क्या है सर, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत हो सकती, हो ही नहीं सकती। अच्छी बात है। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, बहुत ध्यान से देखना। 5 पचम 25/2 का मतलब हो गया 12.5, ये हो गया एसिड पानी मिलाने के बाद। पानी देखना, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15/2, 7.5 ये 7.5 ये, तो 15 लीटर ये हो गया। ये दशमलव हटा के 0 बढ़ा देते हैं, बढ़ने के बाद 25 पंचे 125 हो जाएगा और 25 छक्के 150 हो जाएगा। मतलब सब कुछ होने के बाद जो उसमें एसिड और वाटर का रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 5 और 6। इससे ज्यादा सरल तरीका इस सवाल का नहीं हो सकता है। इफ यू वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, डिड यू गेट इट, समझ आ गया अच्छे से। बीच बीच में इंग्लिश भी दूंगा थोड़ी, अरे भैया
कोर्स किया था बहुत साल पहले 2003-4 में इंग्लिश स्पीकिंग का फ्यूचर एकेडमी, तब 500 रुपया फीस रहे हो की महीना की। साइकिल से जाते थे भद्दर दोपहरी में, समझे, सीखने क्या कि अंग्रेजी सीखेंगे। पहले उन्होंने उसमें क्या सिखाया था, टेंस सिखाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, ये सब सिखाया। अगला सवाल देखिए, ये सवाल बताइए आंसर क्या। बहुत बढ़िया सवाल है टाइम एंड वर्क का। ए और बी को एक साथ मिलकर 13/15 भाग कार्य करना है, बी और सी को मिलकर 11/20 भाग कार्य करना है। ए और सी की मजदूरी का अंतर 7600 है, तो कुल मजदूरी क्या होगी। बहुत सुंदर क्वेश्चन। अब मैं चाहूं तो यहीं पर इसका गेम खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा लिखना चाहता हूं ताकि आप बात पूरी समझ सकें, ठीक है। थोड़ा सा देखो भाई, जो भी काम किया जाता है, जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा मिलता है, ऐसा वर्क एंड वेजेस में, कार्य और मजदूरी में जो कॉन्सेप्ट है वो हमें सिखाता है। करेक्ट है। तो सर पहले यहां पर जो टोटल कार्य है ना, उसको तो बराबर कर लें कि उसका कुछ हिस्सा ए प्लस बी करे फिर बी प्लस सी करे। बोले हाँ सर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि 20 और 15 जो है ना, इसका एलसीएम 60 कर लेते हैं। तो ए और बी का काम देखना कितना हो जाएगा अगर हम 60 कर लेते हैं। टोटल काम अगर हमने 60 देख लिया तो एलसीएम 15 चौको 60, तो 13 चौको 52, यानी ए प्लस बी ने कितना काम किया, 60 में से 52। करेक्ट। बी और सी को देखिएगा, अगर टोटल काम 60 रहेगा तो 20 तिहाई 60, 11 तिहाई 33, यानी बी और सी कितना करते हैं, तो बोलोगे सर 33 करते हैं। अब ध्यान से सुनना, टोटल काम 60 है, अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो 60 में से 52 करेंगे, अगर बी और सी मिलकर करेंगे तो 60 में से 33 करेंगे। दोनों का अंतर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ए और सी की मजदूरी का अंतर दिया था हम, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब अंतर करोगे तो ये माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, यहां पर आ जाएगा ए माइनस सी, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 19, 52 में से 33 घटा, यानी ए और सी जो काम करते हैं उस काम में कितने यूनिट का अंतर है, 19 यूनिट का, और इनकी मजदूरी में कितना अंतर है, 7600 के बराबर का। तो 19 का मान अगर 7600 हो गया मेरे प्यारे दोस्त, तो एक यूनिट की वैल्यू 400 दिखेगी, और अगर एक यूनिट की वैल्यू 400 दिख गई तो टोटल हमारे पास 60 यूनिट काम था, यानी इतनी ही मजदूरी लगेगी। तो ये आंसर क्या बनाएगा, बोलोगे सर 24,000 रुपए टोटल मजदूरी रही होगी। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। हाँ, सवाल खत्म हो चुका है, हो गया सवाल खत्म हो गया। अब बताओ, मजा आई है ना, कैसा लगा सवाल, मजेदार है, ये बताइए। अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। कहता है कि 3 पाइप है, पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। 3 पाइप है ए बी और सी, एक जलाशय को क्रमशः 12, 18 और 24 मिनट में भर सकता है। सभी पाइप 7 मिनट के लिए एक साथ खोले जाएं तो जलाशय के कुल आयतन का कितने प्रतिशत जल अति प्रवाह के रूप में बह जाएगा, यानी जितना ओवरफ्लो हुआ है ना उसका परसेंट चाहिए। मेरे भाई 12, 18 और 24 का एलसीएम हमने सीधे देख लिया 72, यानी कि हमें यह पता चल गया कि टंकी का टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल जो आयतन है, जो उसकी कैपेसिटी है वो 72 यूनिट है। अब 12 से 6 72, ये 6 यूनिट भर रहा होगा, 18 चौको 72, ये 4 यूनिट भर रहा होगा, और 24 तिहाई 72, ये 3 यूनिट भर रहा होगा। सुनना ध्यान से, अगर ये तीनों साथ में काम करते हैं तो 6, 4, 10 और 3 13 यूनिट काम एक बार में होता, 1 मिनट में होता 13 यूनिट। और ये 7 मिनट के लिए तीनों पाइप एक साथ खोले गए, तो अगर इसको 7 मिनट के लिए खोल देंगे तो 13 का पहाड़ा अगर आपको याद होगा तो 13 सत्ते 91 यूनिट पानी भरा जाएगा। टंकी 72 यूनिट की ही थी, भर आपने 91 यूनिट दिया, कितना ज्यादा भर दिया, तो आपका जवाब होगा सर हमने 72 20 92 होता है, हमने 19 यूनिट पानी ज्यादा भर दिया, जो अति प्रवाह के रूप में बह गया होगा। तो ये 19 जो है ना, इसके टोटल आयतन यानी 72 का कितने परसेंट है, इसका कितना हिस्सा है, ये आपको यहां से जवाब के रूप में देखना। अब क्या आंसर आएगा ये आप बताओगे, यही तो पूछा कितने परसेंट है, तो परसेंट के लिए 100 और लगा लो, बस काम खत्म हो जाएगा। 4 से 18 बार, हालांकि ये मुझे अब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आओ 4 से 25 बार, सुनना ध्यान से। 25 गुणे 20 कितना होता, 500, 19 कम कर दीजिए 500 में तो 481 आ जाएगा, और 481 बटे 18 दिखाई देगा।
एक चीज तो कंफर्म हो गई कि नीचे 18 होना चाहिए, ऊपर जो होगी संख्या उसकी इकाई का अंक 1 होगा। देखना जरा, 8 छंग 48, 8 8 7 15, ये नहीं हो सकता। 8 छंग 48, 8 और 8 और 5 13, ये भी काम नहीं बनाएगा। कुछ कट रहा है क्या? 8 4 12 13, किसी से कट रहा है क्या संख्या? 9 से कट रही, किसी से कट रही, या सीधे फिर भाग दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम भाग दे देते हैं, 18 दूनी 36, 12 बचा 121। ठीक, फिर 18 95, 18 छक्के 108 हो जाएगा, यानी 26 सही कुछ करके आंसर जाएगा। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों तो गलत हो गए। मैं फिर से बता रहा हूं, 18 दूनी 36, 12 बचा 121, है ना, फिर 18 छक्के 108 हो जाएगा। 121 और 108 के बीच में जो फर्क रहेगा वो कितना रहेगा? 8 2 10 और 11 उधर, यानी 13 का रहेगा। तो 13/18, 12/18 जो भी होगा उसको देखकर आपको इन दोनों में से आंसर मुझे बताना रहेगा कमेंट में क्या। और इससे ज्यादा इसमें करने की जरूरत है क्या? है कोई जरूरत? आप बताओ मुझे। इसको 5-6 स्टेप में लिखना पड़ेगा क्या? अच्छा, आप अगर चाहते तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर लिख के की गई हैं ये भी मुंह जवानी कर सकते हो, इसमें भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। आप मेरी बात समझिएगा, ठीक है। ये बताइए सवाल नंबर नेक्स्ट, यानी सवाल नंबर कौन सा आ गया? 17 आ गया। चलिए बताइए आंसर क्या पढ़ा जाए साथ में, है ना, तब तो मजा आएगी। कह रहा यदि किसी एक ट्रक निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम किया जाए तो उसे तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। मूल गति का 75% क्या है? तो इसके लिए तो पहले मूल गति निकाली जाए, और इसको निकालने के लिए ऐसे सवालों में मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं मजा आ जाएगी। आप ध्यान से सुनना। देखो, जब गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम किया जाता है तो उसके कारण 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। कितनी दूरी को तय करने में? 384 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। अब इसी सवाल को आप एस मान के, एक्स मान के कैसे भी कर सकते थे, उसमें द्विघात बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ये सब नहीं करना है। ऐसे कभी भी कोई सवाल रहे, आपको का अप्रोच क्या होनी चाहिए उसको देखें। जो गति कम या ज्यादा की जाए उसको कम या ज्यादा करने के कारण जो भी समय ज्यादा या कम लगता है उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम करने के कारण 2 घंटे ज्यादा लगे थे। अब इसका डबल करिएगा, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अगर आपके पास दूरी आ जाती है तो वहीं रुकना है। जैसे यहाँ 16 दूनी 16 चौको 64, 32 दूनी 64, 64 आ रहा है सर, 384 नहीं, तो यहाँ नहीं रुकेंगे। 16 का 3 गुना करिए 48 हो गया, 2 का 3 गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 32 गुणे 6 192 होगा, 48 गुणे 4 192 होगा। सर 384 यहां से भी नहीं आ रहा, रुकेंगे नहीं, 64 यहां करते हैं, 2 चौको 8 यहां करते हैं, 48 गुणे 8 384 मिल रहा है, 64 गुणे 4 64 गुणे 6 भी 384 पे मिल रहा है। जिस ब्लॉक पे ये मिल गया वहीं रुक जाइए। अब यहीं पे आपका उत्तर है। बोले अच्छा सर, हाँ और क्या? देखो, गति को कम किया जा रहा है, इसका मतलब मूल गति जो है वो हमारे पास ज्यादा रही होगी। ये हमारी मूल गति है, ओरिजिनल चाल है, ओरिजिनल वेलोसिटी है, और ये कम करने के बाद है जिस चाल से वो चल रहा है। तो भाई हमें ये तो पता चल गया कि मूल गति क्या है। अगर ये पूछ देता कि समय क्या है, तो मूल गति के सामने डायगनली जो समय लिखा है ना वो उसका समय होता कि अगर मूल गति से चलते तो 6 घंटे लगता। ठीक, अभी नहीं पूछा है, कोई बात नहीं। हमें मूल गति पता चल गई 64। अब इसका 75% निकालना है, यानी कि 3/4 निकालना है। तो मूल गति का अगर आप 3/4 निकालेंगे तो ये 48 आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा कि सर 48 यहां पर अपना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो इस सवाल को आप एक्स मान के, एस मान के करते और द्विघात लगाते, फिर कहीं सॉल्व करते, तब जाके आंसर आता। अननेसेसरी टाइम की बर्बादी, जो मैं नहीं चाहूंगा और ना करने दूंगा। ठीक है, चलिए ये बताएं सवाल नंबर 18। फास्ट ट्रेन ए है, ठीक, ये धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। ठीक है, यदि बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है तो ए की औसत गति क्या होगी? अब इस बात को समझना जरा, जो तेज चल रही है उसका नाम ए है ट्रेन, और जो धीमे चल रही है उसका नाम बी है।
समझो क्या कह रहा है। धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। जितना समय 96 किलोमीटर को तय करने में बी को लगा, उससे 1 घंटे कम समय लगा होगा एक। दोनों के समय का अंतराल 1 घंटे का है। अब क्या कह रहा है, बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। भाई ध्यान से सुनना, बी की गति ए की तुलना में इतनी कम है, तो अगर मैं ए की गति को थोड़ी देर के लिए एस बोल देता हूं, तो बी की गति जो होगी वो 16 माइनस एस माइनस 16 होगी कि नहीं होगी? 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं, उसको देखो। ठीक, अब अगर आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो फिर आपके लिए द्विघात बनेगी, सॉल्व करने में समस्या होगी। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे करते हैं, तो आपको देखो मजे ही मजे रहेंगे। बोले कैसे सर? मैंने कहा देखो बताता हूं। 96 दूरी कितनी है? 96 किलोमीटर की। इसी में कम या ज्यादा लग रहा है? जो भी लग रहा है ना? तो अगर मैं ए की औसत गति को थोड़ी देर के लिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं ए की औसत गति को थोड़ी देर के लिए ऑप्शन के हिसाब से 48 मान लेता हूं, इससे 16 कम करने पर इसकी गति कितनी होगी? तो आप बोलोगे 32 होगी। बोले सर यही 48 ही क्यों माना आपने ऑप्शन से? मैं बताता हूं क्यों माना। मैंने ये इसलिए माना कि जो बेटा दूरी बटे चाल जो होता है ना, वो समय होता है। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। और दूरी हमको दिख रही थी 96 किलोमीटर। इसका मतलब जो समय है उसमें 1 घंटे का फर्क है, कोई दशमलव में नहीं है। तो ये कह सकते हैं ना कि जो भी दूरी होगी जो 96 है, उसको अगर स्पीड से डिवाइड करेंगे तो आंसर में अंतर 1 का होना चाहिए। तो 96 को डिवाइड करने वाला ही आंसर हमारा दोनों के पास में रहेगा, तभी हमारे पास 1 का अंतर आएगा। और 96 को डिवाइड करने वाला ना ये ऑप्शन था, ना ये था, ना ये था, केवल एक यही ऑप्शन था। इसलिए 48 पे सीधे जंप किया। अब 48 से 96 को तय करेंगे तो 2 घंटे लगेगा, और 32 से 96 को तय करेंगे तो 3 घंटे का समय लगेगा। देखिए 1 घंटे का अंतर आया। ए की औसत गति कंफर्म हो गई कि 48 ही रहेगी। ये 19वां सवाल। क्लियर हो गई ना बात? समझ में आ गई ना बात? वेरी गुड, नोट करिए। मजेदार क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है ना, और तरीके तो फिर लाजवाब रहेंगे। कह रहा अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर की ऊर्ध्व प्रवाह यानी अप स्ट्रीम की दूरी तय करता है, और 2 घंटे में 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की दूरी तय करता है। नाव से शांत जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो अगर नाव की गति पता चल जाए तो काम बन जाएगा। देखो अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर हम नाव की गति में से धारा की गति को घटाते हैं, यानी कि जब नाव धारा के विपरीत दिशा में चलती है तो वो अप स्ट्रीम कहलाती है। और वहां पर 4 घंटे में अगर 28 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो 4 सत्ते 28, यानी कि विपरीत दिशा में जो रफ्तार होगी वो कितनी होगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटे। अनुप्रवाह का मतलब होता है जब नाव धारा के साथ में चलती है, और यहां पर 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर जो गति रहेगी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। अब हमको अगर नाव की चाल चाहिए, यानी बोट की चाल चाहिए, अगर हमें b प्लस एस और b माइनस एस दिया है और b का मान चाहिए, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 प्लस 7, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा 2। तो 25 प्लस 7 का मतलब 32, 32 बटे 2 का मतलब 16। कंफर्म हो गया कि नाव की गति 16 है। अब इस 16 की गति से आपको चलना है कितना? 44.8 किलोमीटर, है ना। तो 16 से अगर 44.8 चलोगे तो कितना लगेगा? 16 दूनी 32 हो जाएगा, 12 बचेगा, 16 8 128 हो जाएगा। यानी कितना समय लगा? तो आप बोलोगे सर 2.8 घंटे का समय लगेगा। प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 20। बहुत बढ़िया। कार्तिक आर्यन नहीं, सिर्फ कार्तिक कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु का 4 गुना है। 3 वर्ष पूर्व कार्तिक के पिता की आयु कार्तिक की आयु का 7 गुना थी। कार्तिक की वर्तमान आयु क्या है? सुनिए, देखो 3 साल पहले जाते हैं तो कार्तिक और कार्तिक के फादर की अगर बात की जाए तो इनकी उम्र में जो रेशियो थे, कि अगर कार्तिक के पिताजी 7 के रेशियो में थे तो कार्तिक की उम्र 1 के रेशियो में थी। ये 3 साल पहले की बात थी।
वर्तमान में बात करें तो 4 गुना है, तो ये 4 के रेशियो में होंगे, ये 1 के रेशियो में होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ सर। अभी पूछ रहा है कार्तिक की वर्तमान आयु क्या है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना पता है? बोले हाँ सर। बताओ जरा। भाई देखो, यहां पर अंतर कितने का है? 3 का है, और यहां पर अंतर कितने का है? तो आप बोलोगे 6 का। अगर ये अंतर अलग अलग है तो अपना काम होता है कि इसको बराबर करें। ये मैंने आपको पिछले उसमें सिखाया था, कंप्लीट अर्थमेटिक एंड एडवांस इन 50 कॉन्सेप्ट में। ये वाला कॉन्सेप्ट पिछली 5वीं क्लास में आपको सिखाया था। अच्छा, अब अगर बराबर करना है तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें अगर 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इस पूरे में भी होगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब देखो, 1 से 2 होने का मतलब +1 हुआ, और 7 से 8 होने का मतलब भी +1 हुआ। और ये 1 हुआ क्यों है यूनिट? क्योंकि ये 3 साल का गैप था यहाँ पर। तो भाई साहब 1 का मान 3 साल है। आपसे कह रहा कार्तिक की वर्तमान आयु, यानी 2 का मान आपको निकालना है। 1 का मान 3 साल है, तो 2 का मान कितने वर्ष होगा? 6 वर्ष होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, लिखा सी की जगह है। ठीक है, मजा आई? वेरी गुड। ये क्वेश्चन जो आज आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। और मैं इस बात की तो पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ये आपको घर से करना है, और कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा 100%। चाहे वो कैलकुलेशन में सीखा हो, कॉन्सेप्ट में सीखा हो, 100% सीखा हो। और मेरे प्यारे दोस्त, आपने क्या सीखा ये आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आज की क्लास में आपने सीखा क्या है। और इस प्रश्न का आंसर जिस बच्चे को आ जाए वो भी कमेंट बॉक्स में कर देना। साथ में आपको एक चीज और बता देता हूं कि जितने भी बच्चे आप लोगों में से नए हैं, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरी एक बड़ी विनम्र निवेदन रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल मैथ बाय अनुराग दीक्षित को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ आपको पीडीएफ मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक, मैं उम्मीद करूंगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बस ज्यादा कुछ कहना नहीं है फिलहाल, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को फॉलो करने से फायदा ये होगा कि कंप्लीट मैथ का सोल्यूशन आपको एक ही जगह मिल रहा है। अभी रेलवे का मिल रहा है, कुछ समय बाद एसएससी का भी मिलेगा कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। दोस्तों एक बात और है कि कल मैंने एक ये पोस्ट करी थी जिसमें मैं ALP CBT 2 के एग्जाम के इसको कंप्लीट मैथ 1 शॉट में कराने वाला हूँ। ये 4-5 घंटे की क्लास होगी, 3-4 घंटे की क्लास होगी। और मैंने ये बोला था क्या ये क्लास मंगलवार को दोपहर 1 बजे से लाइव मिलेगी, ये प्लान कैसा है, ये आपसे पूछा था। तो अगर बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा 7 लोगों के कमेंट थे और 28 लाइक ही थे। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी और भी बता दीजिए कि प्लान कब होगा। मैं अभी इसको कल की जगह एक्सटेंड करके, जैसे मंगलवार को दोपहर लिखा था ना कि दोपहर 1 बजे से, तो मैं इसको अभी बुधवार को एक्सटेंड कर रहा हूं। आप लोग और भी लाइक और शेयर से ये बता दीजिएगा कि ये क्लास आप लोग इसके लिए कितना एक्साइटेड है। एक ही क्लास में कंप्लीट मैथ हो जाएगी, तो इसको आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और अब फिर कल मुलाकात होगी एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, इस पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना कमेंट माध्यम से बताइएगा कि क्लास जैसे बुधवार को अभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास कब चाहिए होगी।